इस लेक्चर में हम बात करेंगे कंपैरिजन ऑफ आयनिक एंड कोवेलेंट क्रिस्टल्स। आयनिक क्रिस्टल और कोवेलेंट क्रिस्टल में पहला फर्क क्या है। देखिए, आयनिक क्रिस्टल में केटाइन और एनाइन एक दूसरे के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जुड़े होते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए, सोडियम है, केटाइन है, और क्लोराइड क्या है, एनाइन है। ये दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जुड़े हुए हैं। और जबकि कोवेलेंट में देखें, क्रिस्टल में क्या होते हैं कि जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ नेटवर्क ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से जुड़े होते हैं। मिसाल के तौर पर हम डायमंड के अंदर देखते हैं ना, तो डायमंड के अंदर क्या होता है, यानी एक एटम दूसरे एटम के साथ नेटवर्क ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। तो ये इन दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क है। इसके बाद आयनिक क्रिस्टल में देखें, ये सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जो आयनिक क्रिस्टल्स होते हैं ना, इनके अंदर सॉलिड फॉर्म में आयन एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, फ्री नहीं होते। जबकि एक्वस फॉर्म या मोल्टेन फॉर्म में ये इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये आयन्स फ्री होते हैं। अच्छा, जबकि देखिए हमारे पास अगर हम कोवेलेंट क्रिस्टल्स की बात करेंगे तो ये किसी भी स्टेट में इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करते हैं, एक्सेप्ट क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कर लेता है, इसके अंदर एक वैलेंसी खाली होती है। इसके बाद जो आयनिक क्रिस्टल्स होते हैं ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जबकि कोवेलेंट क्रिस्टल क्या होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल, बड़े बड़े मॉलिक्यूल की सूरत में एग्जिस्ट कर लेते हैं। के बाद नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर क्रिस्टल और मेटेलिक क्रिस्टल। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल क्या है, वो तमाम ऐसे सॉलिड जिसमें पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल पाए जाएं, पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल पाए जाएं, इनको हम मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कहते हैं। और वो तमाम ऐसे सॉलिड जिसमें मेटल, जिसमें क्या होगा, मेटल का जो एटम होगा, एक एटम दूसरे एटम के साथ मेटेलिक बॉन्ड के जरिए से जुड़ा होगा, तो उनको मेटेलिक सॉलिड कहा जाता है। जिस तरह से देखिए, मॉलिक्यूलर सॉलिड के एग्जांपल, आइस एक पोलर सॉलिड है, और शुगर देखें एक पोलर सॉलिड है, आयोडीन देखें एक नॉन पोलर सॉलिड है। जबकि मेटल ऑफ सोडियम देखें, ये एक सॉलिड है, लेकिन इसमें एक एटम दूसरे एटम के साथ क्या होता है, एक एटम दूसरे एटम के साथ मेटेलिक बॉन्ड के जरिए से जुड़ा होता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, पोलर सॉलिड के अंदर या तो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होते हैं या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, जबकि नॉन पोलर सॉलिड में लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस पाए जाते हैं। अब आप देखें, एक थ्योरी है जिसका नाम है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी कहती है कि किसी भी मेटल के अंदर जो एटम्स होते हैं वो अपने आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इसको लॉस कर लेते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन अपना जगह छोड़ के निकल जाता है। जिस तरह से ये मेटल था, इसने इलेक्ट्रॉन इससे थोड़ा सा दूर हो गया, तो जिसकी वजह से ये केटाइन बन गया, देखे इलेक्ट्रॉन एनाइन। अब इनके बीच में क्या होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है, और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम क्या है, मेटेलिक बॉन्ड कहा जाता है। तो ऐसे में ये थ्योरी कहती है कि जब मेटल से इलेक्ट्रॉन अपना जगह छोड़कर दूर हो जाता है, जिसकी वजह से उस मेटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉनों का समंदर बन जाता है, और इसीलिए इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी कहते हैं। अब इस इलेक्ट्रॉन का जो समंदर के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उस मेटल के गिर्द जो केटाइन को घेरे में लेता है, और इसी तरह से इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है, और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम क्या है, मेटेलिक बॉन्ड कहा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि देखें, हमारे पास जो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक जो है ना, इलेक्ट्रिक करंट के बेड कंडक्टर होते हैं। बेड कंडक्टर क्यों होते हैं? क्योंकि इनके पास न फ्री इलेक्ट्रॉन होता है और न इनके पास फ्री आयंस होते हैं। जबकि दूसरे जो हमारे पास मेटल्स हैं, ये सॉलिड फॉर्म, इनके पास मोबाइल या फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक करंट को पास कर लेते हैं।
जबकि मॉलिक्यूलर जो सॉलिड होते हैं ये मेलिएबल नहीं होते हैं, या मतलब आसानी से पिघलते नहीं हैं। इसके बाद डक्टाइल, ये फैलते नहीं हैं। और इसके बाद जो मेटेलिक सॉलिड होते हैं ये आसानी से पिघल जाते हैं और ये फैलते हैं, इससे हम शीट्स बनाते हैं। इसके बाद थे एक टर्म है जिसको हम हाइग्रोस्कोपिक साल्ट कहते हैं। देखें, वो तमाम ऐसे साल्ट जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर से, तो ऐसे साल्ट को हाइग्रोस्कोपिक साल्ट कहा जाता है। मिसाल के तौर पर कैल्शियम क्लोराइड को आप ओपन स्पेयर में रखें, ओपन जगह में रखें, तो ये क्या करेगा, ये मॉइस्चर यानी एटमॉस्फेयर से 2 मोल ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, एकदम से वेट हो जाएगा। तो ऐसे साल्ट को हाइग्रोस्कोपिक साल्ट कहा जाता है। इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन बनाया है, वो ये है कि जो समुद्री पानी होता है वो आमतौर पर जो होता है ना, नमकीन होता है और इसके अंदर इम्प्योरिटीज कंटेमिनेशन होती है। तो यहाँ पर यह सवाल किया गया है कि किसी भी साल्ट के अंदर, यानी जो कि सोडियम सलाइन सोल्यूशन का मतलब NaCl का सोल्यूशन के अंदर जो इम्प्योरिटीज, जो कंटेमिनेशन होती है, इसको आप कैसे दूर कर सकते हैं। तो इसके लिए एक तरीका ये है कि हम सिंपली क्या करते हैं, सलाइन वाटर यानी NaCl का सोल्यूशन के अंदर जो इम्प्योरिटीज होती है, इसको हम क्या करते हैं, लो टेम्परेचर में रखते हैं और रखने के बाद इसको फ्रीज कर लेते हैं। जब हम फ्रीज कर लेते हैं ना, तो वाटर क्या करता है, इम्प्योरिटीज के साथ एकदम से फ्रीज होकर इसकी डेंसिटी कम होता है, ऊपर आ जाता है और साल्ट नीचे रह जाती है, और जिसकी वजह से हम वहां से जो आइस जो है ना, जो वाटर आइस की सूरत में इम्प्योरिटीज के साथ हम वहां से अलग करते हैं और साल्ट NaCl प्योर फॉर्म में इसी तरह से अलग करते हैं। तो ये भी एक तरीका है जिसके ज़रिए से हम जो है ना, किसी भी सलाइन सोल्यूशन के अंदर से इम्प्योरिटीज को हम फ्रीजिंग पॉइंट के ज़रिए से फ्रीज करके हम अलग कर सकते हैं।